बच्चों, आज की क्लास में हम लोग परावैद्युत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। परावैद्युत से संबंधित जो पहली महत्वपूर्ण परिभाषा है बच्चों, वो है परावैद्युतांक। ठीक है, जिसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले हम समझते हैं कि परावैद्युतांक क्या होता है। मान लीजिए बच्चों, आपके पास ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, पहली प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। ठीक है, इन दोनों प्लेटों को बच्चों हमने समान परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश दिया हुआ है, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, इसके कारण इनके मध्य एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इसकी दिशा है। ठीक है, धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर। अब बच्चों हम क्या काम करते हैं कि इन आवेशित प्लेटों के बीच में, ये जो आवेशित प्लेटें हैं, इसके बीच में हम एक परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। ये हमने परावैद्युत पदार्थ इनके बीच में भर दिया। ठीक है ना, इस प्रकार से। ये परावैद्युत पदार्थ भर दिया। तो आपको हम लोग बच्चों पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब इस प्रकार से परावैद्युत पदार्थ इनके बीच में भरा जाता है तो ये परावैद्युत पदार्थ भी ध्रुवित हो जाता है। और ध्रुवित किस प्रकार से होता है बच्चों कि इसका ये जो धनावेश की ओर का सिरा है, इस पर कुछ ऋणावेश और इसके अपोजिट वाले फेज पर कुछ धनावेश जो है वो प्रेरित हो जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण से बच्चों क्या होता है, इसके भीतर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र EP इस दिशा की ओर कार्य करने लगता है। आप जान रहे हैं कि पहले से इसमें जो बाहर से जो इस परावैद्युत की अनुपस्थिति में जो विद्युत क्षेत्र काम कर रहा था वो क्या था, वो E नॉट था। तो बच्चों अब इसके भीतर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है वो इसके और इसके अंतर के बराबर हो जाता है, क्योंकि इन दोनों विद्युत क्षेत्रों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो बच्चों इसके भीतर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जाता है E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP। ठीक है ना, तो बच्चों ये जो विद्युत क्षेत्र है इसका मान जो पहले विद्युत क्षेत्र था उस विद्युत क्षेत्र से कम होता है। तो बच्चों इसी के आधार पर हम लोग परावैद्युतांक की परिभाषा निकालते हैं और परावैद्युतांक को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि जब आपने कोई परावैद्युत पदार्थ इस विद्युत क्षेत्र में या इन प्लेट्स के बीच में नहीं रखा था तो उस समय पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना था, E नॉट। ठीक है, और जब आपने परावैद्युत पदार्थ रख दिया तो परावैद्युत पदार्थ रखने पर ये जो परावैद्युत पदार्थ है इसके भीतर विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, E। तो बच्चों ये E नॉट और E का जो रेशियो है, इसी को हम लोग इस परावैद्युत पदार्थ का क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं, है ना। तो परावैद्युतांक को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि दो समांतर परंतु विपरीत रूप से आवेशित प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है वो तथा परावैद्युत पदार्थ के रखे जाने पर जो विद्युत क्षेत्र है वो, उन दोनों का जो अनुपात है उसे उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं जो इन समांतर प्लेटों के बीच में रखा गया है। ठीक है, तो बच्चों एक बात और स्पष्ट हो रही है कि ये जो आपके पास E की जो वैल्यू है, क्योंकि ये अलग अलग परावैद्युत पदार्थ रखे जाने पर इसका मान अलग अलग होगा, तो हर पदार्थ के लिए K का मान भी अलग अलग होगा। सपोज बच्चों अगर हम यहाँ पर इस परावैद्युत पदार्थ की जगह पर इसके भीतर कोई चालक पदार्थ भर दे, मान लीजिए हमने बच्चों यहाँ पर कॉपर भर दिया, एल्युमिनियम भर दिया, आयरन भर दिया, तो उस केस में आपको पता है बच्चों कि किसी भी चालक पदार्थ के भीतर जो चालक होता है, चालक के भीतर E की वैल्यू कितनी होती है, E बराबर 0। ठीक है, इसलिए बच्चों चालक के लिए जो K होता है दैट इज इक्वल टू E नॉट ओवर 0 मीन्स इन्फिनिटी। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो बच्चों ये कि जो कंडक्टर होता है उस कंडक्टर के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। दूसरी चीज जब हम बात करेंगे वायु अथवा निर्वात की,
वायु अथवा निर्वात की। तो आप देख रहे हैं वायु अथवा निर्वात में जब आपने अर्थात यहाँ कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा है तो उस केस में ई का मान किसके बराबर है, ई नॉट के बराबर है। तो उस स्थिति में कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि ई बराबर कितना है, ई नॉट, इसलिए के इज इक्वल टू ई नॉट ओवर ई नॉट यानी कि 1, ठीक है ना। और जो अन्य परावैद्युत होते हैं, अन्य परावैद्युत पदार्थों के लिए के का मान 1 से अधिक होता है, ठीक है ना, सॉरी के का मान 1 से अधिक होता है, के का मान 1 से अधिक होता है और के का मान इन्फिनिटी से कम होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें कि किसी चालक पदार्थ के लिए के का मान इन्फिनिटी, वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान 1 तथा अन्य परावैद्युत पदार्थों के लिए के का मान ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। बच्चों जो दूसरा टर्म हम लोग यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं वो है पोलराइजेशन डेंसिटी या ध्रुवण घनत्व, ठीक है बच्चों। पहले बच्चों हम समझ लेते हैं कि ध्रुवण घनत्व तो क्या है, फिर हम इसको परिभाषित करेंगे। बच्चों मान लीजिए आपके पास ये एक दो पैरेलल प्लेट्स का कॉम्बिनेशन है जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी है, डी दूरी पर रखी हुई है, फाइन। इस पर प्लस आवेश है, इस पर उतना ही निगेटिव यानी माइनस आवेश है, ठीक। और एक बच्चों एक डाइलेक्ट्रिक है, और आप जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक पर अगर हमने बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है तो बाहर से विद्युत क्षेत्र न लगाने की दिशा में इसके दोनों सिरों पर कोई भी आवेश या कोई भी आवेश जो इसके अंदर नहीं, ऊपर नहीं है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि इसका जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान कितना है बच्चों, 0 है। अब बच्चों हमने इसको उठाकर यहां से यहां रख दिया। मान लीजिए इसको हम, ये जो यहाँ पर फील्ड है इन दोनों के बीच में, इस फील्ड को हम ई नॉट से दिखा है ना। पहले हमने ई एक्सटर्नल से दिखाया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें समझना है, हम ई एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, ई नॉट भी लिख सकते हैं। अब हमने इस डाइलेक्ट्रिक को उठाकर यहां से यहां रख दिया बच्चों, तो क्या होगा जरा देखते हैं। जब हमने इस डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर रख दिया तो बच्चों इस डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर जब हमने रख दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इसके अंदर जो आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के जो सेंटर थे वो शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका सेंटर शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज, हम कह सकते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। और जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज हैं उसके जो सेंटर्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट, या हम कह सकते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो बच्चों इसकी वजह से यहाँ पर जो है आपके पास जो पहला ये वाला जो प्लेट है, इस प्लेट पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। उस नेगेटिव चार्ज आता है, इक्वल बिल्कुल इसके बराबर नहीं होता, कुछ इधर आ जाता है, इतना ही जितना ये होता है उतना ही इधर बच्चों के आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और बच्चों अब क्या होता है इसके अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ पर जो चार्ज आपने इसको बाहर से दिया था, मान लीजिए इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। ये जो चार्ज यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, जो चार्ज इसके ऊपर इंड्यूस हो रहा है एक्सटर्नल फील्ड में रखे जाने पर, मान लीजिए बच्चों इसकी जो चार्ज डेंसिटी वो कितना है, वो सिग्मा पी है माइनस में, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इस वाले चार्ज की वो क्या प्लस सिग्मा पी है। बच्चों आप जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ये होती है आपके पास आवेश बटे क्षेत्रफल, और यहाँ पर ये क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए कह सकते हैं, और सिग्मा पी को आप क्या कह सकते हैं, क्यू पी अपॉन ए है, फाइन। अलग से आप समझने के लिए लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिग्मा है दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। क्यू क्या है, इस प्लेट के ऊपर चार्ज, और ए क्या है, इस प्लेट का क्षेत्रफल। और ये जो सिग्मा पी है इसको आप कह सकते हैं सिग्मा पी, ये इंड्यूस्ड चार्ज है, और क्योंकि दोनों का जो एरिया है वो सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका मतलब है, फाइन।
तो बच्चों अब हम क्या कह रहे हैं कि जब हमने इसको इस फील्ड के अंदर रखा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज आ गया, या दूसरे शब्दों में कहें इसके अंदर जो हर एटम या मॉलिक्यूल जिससे भी मिलकर के आपका ये डाइपोल बना, सॉरी ये डाइलेक्ट्रिक बना हुआ है, हर एक जो एटम आपका इसके अंदर है बच्चों, वो क्या हो जाता है, वो खुद में क्या बन जाता है, डाइपोल बन जाता है ना। इस प्रकार से अगर आप मान लीजिए इसका पॉजिटिव सिरा है तो इधर निगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरे वाले का पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, दूसरे वाले का पॉजिटिव होगा, ये उसका निगेटिव होगा, है ना। इस प्रकार से ये इस प्रकार से बन जाती है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से सभी बन जाते हैं। तो जब हर एक डाइपोल बन जाता है बच्चों, तो इसके अंदर एक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाता है, इसके अंदर एक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाता है। तो बच्चों ये जो डाइपोल मूवमेंट इसके अंदर इंड्यूस हो रहा है, प्रेरित हो रहा है वायु विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर, तो एकांक आयतन में कितना डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को हम लोग पोलराइजेशन डेंसिटी या ध्रुवण घनत्व कहते हैं। यानी अगर हम इसको एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ध्रुवण घनत्व क्या होता है। तो ध्रुवण घनत्व होता है किसी परावैद्युत को वायु वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर एकांक आयतन में प्रेरित या उत्पन्न विद्युत आघूर्ण। ठीक, और इसको बच्चों हम लोग किससे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं कैपिटल पी से, इसको हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल पी से, ठीक है ना। तो बच्चों ये हम इसे लिख सकते हैं कि इसे कैपिटल पी से दर्शाते हैं। ठीक, तो बच्चों यदि इसका हम यूनिट वॉल्यूम लें इस परावैद्युत का, और इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर अगर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स क्या है, n है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एक और एक यहाँ पर जो एटम है उसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो कितना है, स्मॉल p है, ठीक है। तो इसमें एकांक आयतन में कुल जितने आपके पास क्या है एटम्स है, उनका टोटल डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा, Np हो जाएगा। फाइन, तो यदि एक परमाणु का या अणु का जो भी इसका पार्टिकल घटक है जिससे मिलकर के बना हुआ है, यदि एक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण P है तथा एकांक आयतन में n परमाणु है, तो बच्चों कैपिटल P बराबर कितना हो जाएगा, Np, ठीक है ना। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि ध्रुवण घनत्व किसे कहते हैं और ध्रुवण घनत्व का क्या सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। तो बच्चों इस प्रकार से इसका सूत्र हमारे पास आ गया, P = Np। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 करके लिख लेते हैं। भाई अब बच्चों हम यहाँ पर P तथा सिग्मा P के मध्य संबंध, तो पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी है सिग्मा P और P के बीच क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम लोग यहाँ पर समझने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों हम यहाँ पे ये मान लेते हैं, माना प्लेटों का क्षेत्रफल A है, ये जो प्लेट्स रखी हुई, ठीक है ना, तथा इनके बीच की दूरी
डी है, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डी है। और एक चीज और हमने मान ली कि ये जो आपके प्लेटें हैं, जो परावैद्युत पदार्थ की जो प्लेटें हैं, इन पर यानी ये इसका ये वाला सिरा जो है और ये वाला सिरा जो है, इन पर जो प्रेरित आवेश है उसका मान कितना है, इस वाले पर माइनस QP और इधर वाले पे कितना है, प्लस QP, ठीक है। माना परावैद्युत के दोनों सिरों पर प्रेरित आवेश क्रमशः कितना है, इस वाले पर माइनस QP तथा प्लस QP। आप माइनस QP प्लस QP ले लीजिए, किसी किताब में आप इसको Q डैश देख सकते हैं, किसी में Q1 देख सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हम ये बताना चाह रहे हैं कि माइनस QP वो आवेश है जो ये परावैद्युत प्लेट की इस वाले सिरे पर आया और इस पर कितना आया, प्लस QP। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि अब हमारे पास दो आवेश हैं, ये माइनस QP है, ये प्लस QP है, इनके बीच की दूरी D है, ठीक है। तो बच्चों परावैद्युत प्लेट का अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर परावैद्युत प्लेट का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, तो वो हो जाएगा QP इंटू डी। क्या हो जाएगा, QP इंटू डी, क्योंकि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो होता है द्विध्रुव पर जो आवेश है उसका मान गुणा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। तो द्विध्रुव पर आघूर्ण आ गया, द्विध्रुव पर आघूर्ण बल्कि परावैद्युत पर द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना हो गया, QP इंटू डी। इसको अब इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इस परावैद्युत पदार्थ के टुकड़े का आयतन कितना होगा, आयतन बराबर क्या होता है, वैसे तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो बच्चों लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एक पृष्ठ का दिया हुआ है क्षेत्रफल और बाकी दोनों पृष्ठों के बीच की क्या दी हुई है, दूरी। तो क्षेत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आयतन आधार का क्षेत्रफल या एक पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणा दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर परावैद्युत प्लेट का आयतन या पट्टिका का आयतन पर बराबर कैपिटल V से दिखा दीजिए, V बराबर कितना हो गया, A इंटू डी, इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों हमने जो आपको ध्रुवण घनत्व की परिभाषा बताई, वो ध्रुवण घनत्व की परिभाषा क्या कहती है, एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। तो यानी कुल द्विध्रुव आघूर्ण बटे आयतन, यानी ये हो गया परिभाषा से कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल p ओवर d, सॉरी ओवर v। तो बराबर हो गया P इज इक्वल टू QP इंटू डी ओवर A इंटू डी, D से D कैंसिल हो गया। तो बच्चों QP ओवर A हमने आपको पहले बताया, ये क्या है, ये आपके पास प्रेरित जो आवेश है उसका पृष्ठ घनत्व है, यानी P इज इक्वल टू सिग्मा P। ये एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, आप इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 करके मार्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो ध्रुवण घनत्व का मान होता है वो प्रेरित आवेश घनत्व के बराबर होता है, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग एक और रिलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, और ये रिलेशन E यानी जो इसके अंदर आपके परिणामी विद्युत क्षेत्र है, वो परिणामी विद्युत क्षेत्र कौन सा वाला, जो यहाँ पर इससे इधर से इधर की ओर EP और बाहर से लगाए गए विद्युत क्षेत्र E नॉट के अंतर के बराबर। यहाँ पे E बराबर कितना है, E नॉट माइनस EP, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, किसके किसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, ये E नॉट और P जो हमने पोलराइजेशन डेंसिटी यहाँ पर डिफाइन करी है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो बच्चों आपको पता है, एक बात मैं जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है, उसके नियर बाय किसी पॉइंट पर
अगर हम आपसे कहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए तो आप कहते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। ऐसा हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर अगर आप इस अंदर वाले चीज को हाइड कर दें और केवल यहाँ पर इस माइनस सिग्मा पी और सिग्मा को देखें तो ये जो प्लेट है बच्चों हमारे पास यहाँ पर, इस पर जो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है बच्चों वो सिग्मा माइनस सिग्मा पी के बराबर है। इस पर परिणामी है ना, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस है और इसके इस वाली साइड में मान लेते हैं कितना है माइनस सिग्मा पी। तो इस प्लेट के ऊपर आपसे कोई पूछे कि उसके ऊपर परिणामी पृष्ठ घनत्व कितना है तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी है। तो बच्चों इसके कारण अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात कहें कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होना चाहिए, इसके भीतर कहीं पर कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू आप कहेंगे कि E का जो मान होना चाहिए इस कंडक्टर के कारण, वैसे तो क्या होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ सिग्मा की जगह पर रिजल्टेंट कितना है सिग्मा माइनस सिग्मा पी, तो हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर ये इस प्रकार से यहाँ पर हो जाता है। ठीक है ना। तो बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो बच्चों ये सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है, अगर ये माने कि जिस समय पर ये अकेली प्लेट थी, मतलब जिस समय पर यहाँ पर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी और यहाँ पर एक निगेटिवली चार्ज प्लेट थी, तो इसके बीच में आपको पता है, आप इससे पहले इसको कर चुके हैं, अगर आप विद्युत क्षेत्र का मान निकालते हैं तो कितना आता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और ये इसको हमने यहाँ पे किससे दिखाया था, इसको हमने E नॉट से दिखाया था जब बीच में कोई और माध्यम नहीं था। तो E नॉट ये जो आपके पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये E नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो E इज इक्वल टू E नॉट, और आप ये प्रूव कर चुके हैं कि जो सिग्मा पी की जो वैल्यू है किसके बराबर है, P के बराबर है P ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से रिलेशन आ गया E इज इक्वल टू E नॉट माइनस P ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो परावैद्युत पदार्थ के भीतर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है वो E नॉट और P और एप्सिलॉन नॉट के डिफरेंस के बराबर होता है। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। अगला टॉपिक जो बच्चों हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वैद्युत प्रवृत्ति, इसको लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है। बच्चों इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या है इसको जरा हम समझते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि ये अगर हम किसी वायु विद्युत क्षेत्र के अंदर एक परावैद्युत पदार्थ का टुकड़ा रखते हैं तो उसके अंदर एक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाता है, और पर यूनिट वॉल्यूम में जो डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होता है वो उसके भीतर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो पोलराइजेशन डेंसिटी P है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो E के प्रोपोर्शनल होती है। राइट। और बच्चों जब हम इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, सॉरी जब हम यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं और इसके ऊपर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये काई एप्सिलॉन नॉट ये यहाँ पर कांस्टेंट जो है इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है। ये जो बच्चों यहाँ पर काई है इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं वैद्युत प्रवृत्ति, पदार्थ की परावैद्युत पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति, पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति। काई जो है ये पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति कहलाता है। और इसी फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि काई इज इक्वल टू P ओवर एप्सिलॉन नॉट E, और काई बच्चों मात्रक विहीन राशि है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर और नीचे जो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन दोनों की जो यूनिट होती है वो यूनिट यहाँ पर सेम होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग यहाँ पर जो काई है जो वैद्युत प्रवृत्ति है उस वैद्युत प्रवृत्ति को इस प्रकार से हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, वो रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और काई के बीच में कि क्या कोई संबंध होता है परावैद्युतांक और वैद्युत प्रवृत्ति के बीच में। तो उस को निकालने के लिए हमने जो अभी एक सूत्र निकाला था वहां से हम स्टार्ट करते हैं। वो सूत्र क्या था बच्चों, हम जानते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे, उसको दोबारा हमें डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने उसको यहाँ पर प्रूव कर दिया है। वो सूत्र क्या था कि जो हमने यहाँ पर रिलेशन निकाला था ई नॉट और पी के बीच में, और वो जो रिलेशन हमने यहाँ निकाला था वो क्या था, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस पी ओवर एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ पर जो P की जो वैल्यू है बच्चों वो यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 1 से रख दीजिए। जब आप इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ P की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस काई एप्सिलॉन नॉट E ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। तो अब बच्चों यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। एक काम और करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम दोनों ओर E से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जब E से इसको डिवाइड कर देंगे तो व्हाट विल गेट, E ओवर E इज इक्वल टू ई नॉट ओवर E माइनस काई E ओवर E। This E will be cancelled from this E. Similarly, this E will be cancelled from this E. तो क्या हो जाएगा, will get 1 is equal to E नॉट ओवर E माइनस काई। बच्चों और हम जानते हैं कि E नॉट ओवर E ये किसके बराबर होता है, जो पहली डेफिनेशन थी वहां पर हम बता चुके हैं ये K के बराबर होता है। तो यहां पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू K माइनस काई, और वी कैन राइट इट लाइक दिस कि K इज इक्वल टू 1 प्लस काई। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा काई से ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है, 1 यूनिट ज्यादा होती है। ये रिलेशन आ गया हमारे पास किसके किसके बीच में, ये रिलेशन हमारे पास आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में। ठीक है।